नमस्कार दोस्तों। तो आज हम हिंदी साहित्य के कुछ और 100 महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर डिस्कस करेंगे जो विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाएं जैसे नेट, टीजीटी, पीजीटी और भी जो विभिन्न प्रकार के परीक्षाएं हैं उसमें ये पूछा जा सकता है। और इससे पहले हमने हिंदी साहित्य के जो प्रमुख विधाएं हैं जैसे आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, तो इनसे जुड़े प्रश्न उत्तर भी हम डिस्कस कर चुके हैं, तो आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल, पंडित सल संत बखणाई देहहि बुद्ध बसंत ना जानई, ये कथन किसका है? बहुत ही प्रसिद्ध कथन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो पंडित सल संत बखणाई देहहि बुद्ध बसंत ना जानई, तो ये कथन किसका है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका सरहपा। तो ये सिद्ध साहित्य के प्रसिद्ध कवि सरहपा का कथन है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। परमात्म प्रकाश के लेखक का नाम क्या है? तो परमात्म प्रकाश के लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका योगेंद्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोरखबानी के संपादक का नाम क्या है? यह प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो गोरखबानी के संपादक का नाम क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका पीताम्बर दत्त बड़थवाल। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आल्हा खंड रचना का दूसरा नाम क्या है? तो आल्हा खंड रचना का दूसरा नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका परमाल रासो। नेक्स्ट क्वेश्चन, सजन सकारे जाएंगे नैन मरेंगे रोए, ये कथन किसका है? ये भी कई बार पूछा गया है एग्जाम में, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो सजन सकारे जाएंगे नैन मरेंगे रोए, ये कथन किसका है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका अमीर खुसरो। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वामी हरिदास, हित हरिवंश, प्रियादास तथा कुंभन दास में से अष्टछाप के कवि कौन हैं? तो स्वामी हरिदास, हित हरिवंश, प्रियादास तथा कुंभन दास में से अष्टछाप के कवि कौन हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका कुंभन दास। तो कुंभन दास अष्टछाप के कवि हैं। बाकी स्वामी हरिदास, हित हरिवंश और प्रियादास ये अष्टछाप के कवि नहीं माने जाते। कुंभन दास के अलावा सूरदास, परमानंद दास, गोविंद स्वामी, कृष्णदास ये सभी भी अष्टछाप के अंतर्गत आते हैं, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हेरी महा तो दरद दीवानी महरा दरद ना जानिया कोय, ये कथन किसका है? तो हेरी महा तो दरद दीवानी महरा दरद ना जानिया कोय, ये कथन किसका है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका मीराबाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। मांगी के खेबो मस्जिद के सोईबो, लेबो को एक ना देबो को दो, ये पंक्ति किसकी है? तो मांगी के खेबो मस्जिद के सोईबो, लेबो को एक ना देबो को दो, ये पंक्ति किसकी है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका गोस्वामी तुलसीदास। और ये कवितावली से ये पंक्ति ली गई है। तो यहाँ से जो है दो प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि ये पंक्ति जो है इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं तुलसीदास और ये कवितावली से लिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुल्ला वजही की रचना का नाम क्या है? तो मुल्ला वजही की रचना का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका कुतुब मुश्तरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रताप शाही की रचना कौन सी नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका नवरस तरंग। इसके लेखक हैं बेनी प्रवीण, तो इसको आप नोट कर लीजिए। तो नवरस
तरंग के लेखक हैं बेनी प्रवीण। चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्र प्रकाश प्रबंध काव्य के लेखक का नाम क्या है? तो छत्र प्रकाश प्रबंध काव्य के लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका लाल कवि। और यहाँ से यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि छत्र प्रकाश ये किस प्रकार का काव्य है? तो ये जो है प्रबंध काव्य के अंतर्गत आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रहीमदास, गिरिधर कविराय, दीनदयाल गिरी तथा गिरिधर दास में से नितिकार कवि कौन नहीं है? तो रहीमदास, गिरिधर कविराय, दीनदयाल गिरी तथा गिरिधर दास में से नितिकार कवि कौन नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका गिरिधर दास। तो गिरिधर दास जो हैं ये नितिकार कवि नहीं है। बाकी रहीमदास, गिरिधर कविराय और दीनदयाल गिरी ये नितिकार कवि के अंतर्गत आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। फोर्ट विलियम कॉलेज से किसका संबंध था? तो फोर्ट विलियम कॉलेज से किसका संबंध था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका लल्लू लाल और सदल मिश्र का। चलिए आगे बढ़ते हैं। गारसाद तासी ने हिंदुस्तानी साहित्य का इतिहास किस भाषा में लिखा था? यह प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो गारसाद तासी ने हिंदुस्तानी साहित्य का इतिहास किस भाषा में लिखा था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका फ्रांसीसी भाषा में। और इनके इतिहास ग्रंथ का नाम है इस्तेवार द ला लिटरेचर एंडुई हिंदुस्तानी। ये फ्रेंच भाषा में लिखा गया है और हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम इतिहास ग्रंथ इसको माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंग्रेजी सरकार की ओर से अदालत का कामकाज देश की प्रचलित भाषाओं में करने का इश्तिहारनामा कब निकाला गया था? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो अंग्रेजी सरकार की ओर से अदालत का कामकाज देश की प्रचलित भाषाओं में करने का इश्तिहारनामा कब निकला था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका 1836 में ये निकला था। चलिए आगे बढ़ते हैं। लोगन कवित कीबो खेल करी जानो है, ये कथन किसका है? तो लोगन कवित कीबो खेल करी जानो है, ये कथन किसका है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ठाकुर। ठाकुर रीतिकाल के रीतिमुक्त कवि के अत्यंत ही प्रसिद्ध कवि हैं। ठाकुर के अलावा घनानंद, बोधा, आलम ये भी रीतिमुक्त धारा के अंतर्गत आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तुलसीदास की रचना का नाम क्या है? तो तुलसीदास की रचना का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका कृष्ण गीतावली। तो कृष्ण गीतावली के अलावा दोहावली, हनुमान बाहुक, विनय पत्रिका, रामचरितमानस और भी बहुत सारे रचनाओं के नाम हैं जो कई बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदू मग पर पाँव न राखियों का जो बहुते हिंदी भाक्यो, ये काव्य पंक्ति किसकी है? तो हिंदू मग पर पाँव न राखियों का जो बहुते हिंदी भाक्यो, ये पंक्ति किसकी है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका नूर मोहम्मद। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कबीर कानी राखी नहीं वर्णाश्रम सठ दर्शनी, ये किसका कथन है? तो ये लिखा है नाभादास ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। कबीरदास, रैदास, धर्मदास तथा दादू दयाल में से सबसे पहले के कवि कौन हैं? तो कबीरदास, रैदास, धर्मदास तथा दादू दयाल में से सबसे पहले के कवि कौन माने जाते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका रैदास। इनका समय है 1377 ईस्वी। चलिए आगे बढ़ते हैं। केशवदास, रहीमदास, घनानंद तथा पद्माकर में से सबसे बाद के कवि कौन हैं?
तो केशवदास, रहीमदास, घनानंद तथा पद्माकर में से सबसे बाद के कवि कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका पद्माकर। पद्माकर सबसे बाद के कवि हैं। इनका समय है 1753 से 1833 ईस्वी। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत जननी, भारत दुर्दशा, भारत सौभाग्य तथा अंधेर नगरी में से भारतेंदु का नाटक कौन सा नहीं है? तो भारत जननी, भारत दुर्दशा, भारत सौभाग्य तथा अंधेर नगरी में से भारतेंदु का नाटक कौन सा नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका भारत सौभाग्य। इसके लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र नहीं है, इसके लेखक हैं बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। तो प्रेमघन इसके लेखक हैं, ना कि भारतेंदु हरिश्चंद्र। बाकी भारत जननी, भारत दुर्दशा और अंधेर नगरी इसके लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। और ये सभी जो है ये नाटक विधा के अंतर्गत आती है। तो यहाँ से जो है 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाल बोधिनी, हिंदी प्रदीप, सरस्वती तथा नागरी प्रचारणी में से मासिक पत्रिका कौन सी नहीं है? तो बाल बोधिनी, हिंदी प्रदीप, सरस्वती तथा नागरी प्रचारणी में से मासिक पत्रिका कौन सी नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका नागरी प्रचारणी। ये जो है ये त्रैमासिक पत्रिका के अंतर्गत आती है, ना कि मासिक पत्रिका। बाकी बाल बोधिनी, हिंदी प्रदीप और सरस्वती जो है ये मासिक पत्रिका के अंतर्गत आती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। काशीनाथ सिंह का उपन्यास का नाम क्या है? तो काशीनाथ सिंह का उपन्यास का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका रेहन पर रघु। चलिए आगे बढ़ते हैं। साहित्यकारों का जन्म शताब्दी वर्ष 1911 था। तो यहाँ जो है नीचे कुछ साहित्यकारों के नाम दिए गए हैं जिनका जो जन्म शताब्दी है वो 1911 था। तो कौन कौन से कवि हैं जिनका जो जन्म शताब्दी है वो एक ही समय में माना जाता है? तो सबसे पहले आते हैं नागार्जुन। तो नागार्जुन का समय है 1911 से 1998 ईस्वी। फिर आते हैं अज्ञ। अज्ञ का समय है 1911 से 1987 ईस्वी। फिर आते हैं केदारनाथ अग्रवाल। तो केदारनाथ अग्रवाल का समय है 1911 से 2000। और फिर आते हैं शमशेर बहादुर सिंह। इनका समय है 1911 से 1993। तो सबसे पहले नागार्जुन, फिर अज्ञ, फिर केदारनाथ अग्रवाल और फिर शमशेर बहादुर सिंह। चलिए आगे बढ़ते हैं। द्रुग, उर्झत, टूटत, कुटुम, जुरत, चतुर, चित, प्रीत, इसमें किस अलंकार का प्रयोग किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका असंगति। तो असंगति अलंकार का प्रयोग किया गया है इस पंक्ति में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। 10 द्वारे का पिंजरा उपन्यास के लेखक का नाम क्या है? तो 10 द्वारे का पिंजरा उपन्यास के लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका अनामिका। और ये जो है उपन्यास विधा के अंतर्गत आती है। तो यहाँ से जो है 2 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कथा सतीसर की लेखिका का नाम क्या है? तो कथा सतीसर की लेखिका का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका चंद्रकांता। चलिए आगे बढ़ते हैं। रस सूत्र के व्याख्याता का सही क्रम क्या है? तो सबसे पहले कौन से आचार्य आते हैं, उसके बाद कौन आते हैं? रस सूत्र के आधार पर ये बताना है। तो सबसे पहले आते हैं भट्ट लोलट। इन्होंने जो है हम पहले पढ़ चुके हैं, उत्पत्तिवाद का प्रवर्तन किया था। फिर संकुक, इन्होंने जो है अनुमितिवाद का प्रवर्तन किया था। इसके बाद भट्टनायक, इन्होंने भुक्तिवाद
भुक्तिवाद का प्रवर्तन किया था। और फिर अभिनव गुप्त, इन्होंने जो है अभिव्यंजनावाद या अभिव्यक्तिवाद का प्रतिपादन किया था। तो सबसे पहले लोलट, फिर शंकुक, फिर भट्टनायक और फिर अभिनव गुप्त। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी दैनिक समाचार सुधा वर्षण के संपादक का नाम क्या है? तो हिंदी दैनिक समाचार सुधा वर्षण के संपादक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका श्याम सुंदर सेन। और यहाँ से ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि समाचार सुधा वर्षण जो है ये किस प्रकार की पत्रिका है? तो ये जो है दैनिक पत्रिका मानी जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द न्यू क्रिटिसिज्म पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? तो द न्यू क्रिटिसिज्म पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका जॉन क्रो रैंसम। चलिए आगे बढ़ते हैं। राइटिंग एंड डिफरेंस पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? तो राइटिंग एंड डिफरेंस पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक का नाम है जैक डेरिडा। नेक्स्ट क्वेश्चन, साधारणीकरण आलंबन तत्व धर्म का होता है, यह कथन किसका है? तो साधारणीकरण आलंबन तत्व धर्म का होता है, ये किसने कहा है? तो ये कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुअरदान के लेखक का नाम क्या है? तो सुअरदान के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक का नाम है रूप नारायण सोनकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अन्न है मेरे शब्द कृति के लेखक कौन है? तो अन्न है मेरे शब्द कृति के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं एकांत श्रीवास्तव। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनारो उपन्यास के लेखक का नाम क्या है? तो अनारो उपन्यास के लेखक का नाम क्या है? तो इनका नाम है मंजुल भगत। और यहाँ से ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि अनारो किस प्रकार के साहित्य रूप या किस प्रकार के साहित्य विधा के अंतर्गत आती है? तो ये जो है उपन्यास विधा के अंतर्गत आती है अनारो। इसके लेखक हैं मंजुल भगत। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्योमकेश दरवेश रचना किस प्रकार के साहित्यिक रूप या किस प्रकार के साहित्य विधा के अंतर्गत आती है? तो व्योमकेश दरवेश जो है ये किस प्रकार के साहित्य विधा के अंतर्गत आती है? तो ये जो है जीवनी विधा के अंतर्गत आती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुचरिता का संबंध किससे है? तो सुचरिता का संबंध किससे है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास से। चलिए आगे बढ़ते हैं। रचनाकाल की दृष्टि से रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है? तो नीचे जो है कुछ रचनाओं के नाम दिए गए हैं, इनको सही रचनाकाल के अनुसार जो है व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले प्रकाशित हुई थी कीर्ति पताका, इसके लेखक हैं विद्यापति। तो सबसे पहले प्रकाशित हुई थी कीर्ति पताका। फिर रामचरितमानस, इसके लेखक हैं तुलसीदास। फिर प्रकाशित हुई थी रामचंद्रिका, इसके लेखक हैं केशवदास। और फिर प्रकाशित हुई थी कृष्णायन। तो सबसे पहले कीर्ति पताका, फिर रामचरितमानस, फिर रामचंद्रिका और फिर कृष्णदास या कृष्णायन। नेक्स्ट क्वेश्चन, रचनाकार के आधार पर कृतियों का सही अनुक्रम क्या है? तो नीचे जो है कुछ रचनाओं के नाम दिए गए हैं, रचना इनको सही तरीके से जो है इनके समय के अनुसार जो है अनुक्रम करना है। तो सबसे पहले प्रकाशित हुई थी साकेत। तो साकेत का समय है 1931, इसको आप नोट कर लीजिए, ये कई बार परीक्षा में पूछा गया है। तो साकेत का समय है 1931। फिर प्रकाशित हुई थी कामायनी। तो कामायनी का समय है 1936। फिर प्रकाशित हुई थी कुरुक्षेत्र, इसका समय है 1946। और फिर अंधा युग, इसका समय है 1954। तो सबसे पहले प्रकाशित हुई थी साकेत, फिर कामायनी,
फिर कुरुक्षेत्र और फिर अंधा युग। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रचनाकाल की दृष्टि से ग्रंथों का सही अनुक्रम क्या है? तो नीचे जो है कुछ ग्रंथों के नाम दिए गए हैं, इनको सही रचनाकाल की दृष्टि से जो है व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले इस क्रम के अनुसार जो प्रकाशित हुई थी वो है मृगावती। तो मृगावती का सबसे पहले समय आता है। फिर प्रकाशित हुई थी ज्ञानदीप, फिर प्रकाशित हुई थी इंद्रावती और फिर अनुराग बांसुरी। तो सबसे पहले मृगावती, फिर ज्ञानदीप, फिर इंद्रावती और फिर अनुराग बांसुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवन काल की दृष्टि से निबंधकारों का सही अनुक्रम क्या है? तो नीचे जो है कुछ निबंधकारों के नाम दिए गए हैं, इनको सही तरीके से इनके जीवन काल की दृष्टि से जो है अनुक्रम करना है। तो सबसे पहले आते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी का समय है 1864 से 1938। फिर आते हैं रामचंद्र शुक्ल, इनका समय है 1884 से 1941। फिर आते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, इनका समय है 1907 से 1979। और फिर आते हैं विद्यानिवास मिश्र, इनका समय है 1928 से 2005। तो सबसे पहले आते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, फिर रामचंद्र शुक्ल, फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी और फिर विद्यानिवास मिश्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रचनाकाल के आधार पर निबंध संग्रहों का सही अनुक्रम क्या है? तो नीचे जो है कुछ निबंध संग्रहों के नाम दिए गए हैं, इनको सही तरीके से रचनाकाल के आधार पर व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले प्रकाशित हुई थी श्रृंखला की कड़ियाँ, तो इसका समय माना गया है 1942। फिर प्रकाशित हुई थी अशोक के फूल, इसका समय माना गया है 1948। फिर अर्धनारीश्वर, ये 1952 को प्रकाशित हुई थी। और फिर आत्मनेपद, ये प्रकाशित हुई थी 1960। तो सबसे पहले प्रकाशित हुई थी श्रृंखला की कड़ियाँ, फिर अशोक के फूल, फिर अर्धनारीश्वर और फिर आत्मनेपद। चलिए आगे बढ़ते हैं। रचनाकाल की दृष्टि से उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है? तो नीचे जो है कुछ उपन्यासों के नाम दिए गए हैं, इनको सही तरीके से जो है अनुक्रम करना है रचनाकाल के आधार पर। तो सबसे पहले परीक्षा गुरु, इसका समय माना गया है 1885। फिर प्रकाशित हुई थी निस्सहाय हिंदू, इसका समय माना गया है 1889। फिर प्रकाशित हुई थी ठेठ हिंदी का ठाठ, इसका समय माना गया है 1899। और फिर देहाती दुनिया, इसका समय माना गया है 1925। तो सबसे पहले परीक्षा गुरु, फिर निस्सहाय हिंदू, फिर ठेठ हिंदी का ठाठ और फिर देहाती दुनिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। रचनाकाल के आधार पर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है? तो नीचे जो है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यासों के नाम दिए गए हैं, इनको सही तरीके से रचनाकाल के आधार पर व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले इस क्रम के अनुसार प्रकाशित हुई थी बाण भट्ट की आत्मकथा, इसका समय माना गया है 1946। फिर प्रकाशित हुई थी चारु चंद्रलेख, इसका समय माना गया है 1963। फिर पुनर्नवा, इसका समय माना गया है 1973। और फिर प्रकाशित हुई थी अनाम दास का पोथा, इसका समय माना गया है 1976। तो सबसे पहले बाण भट्ट की आत्मकथा, फिर चारु चंद्रलेख, फिर पुनर्नवा और फिर अनाम दास का पोथा। चलिए आगे बढ़ते हैं। रचनाकाल की दृष्टि से कहानियों का सही अनुक्रम क्या है? तो नीचे जो है कुछ प्रसिद्ध कहानियों के नाम दिए गए हैं, इनको सही तरीके से इनके कालक्रम के अनुसार जो है व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले प्रकाशित हुई थी 11 वर्ष का समय, इसका समय माना गया है 1903। फिर प्रकाशित हुई थी दुलाई वाली, इसका समय माना गया है 1907।
फिर प्रकाशित हुई थी पंच परमेश्वर, इसका समय माना गया है 1916 1916। और फिर दोपहर का भोजन, इसका समय माना गया है 1956। तो सबसे पहले 11 वर्ष का समय, फिर दुलाई वाली, फिर पंच परमेश्वर और फिर दोपहर का भोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, रचना काल के आधार पर नाटकों का सही अनुक्रम क्या है? तो नीचे जो है कुछ महत्वपूर्ण नाटकों के नाम दिए गए हैं, इनको सही कालक्रम के अनुसार जो है अनुक्रम करना है। तो सबसे पहले इस क्रम के अनुसार जो प्रकाशित हुई थी वो है चंद्रावली। तो चंद्रावली का समय है 1876। फिर स्कंदगुप्त, ये प्रकाशित हुई थी 1928 में 1928। फिर झांसी की रानी, ये प्रकाशित हुई थी 1946 में। और फिर कबीरा खड़ा बाजार में, ये प्रकाशित हुई थी 1981 में। तो सबसे पहले चंद्रावली, फिर स्कंदगुप्त, फिर झांसी की रानी और फिर कबीरा खड़ा बाजार में। और ये सभी जो हैं ये नाटक विधा के अंतर्गत आते हैं। अगर ये प्रश्न पूछा जाता है कि कबीरा खड़ा बाजार में ये किस प्रकार के साहित्य रूप या किस प्रकार के साहित्य विधा के अंतर्गत आती है, तो ये जो है नाटक विधा के अंतर्गत मानी जाती है। उसी प्रकार जैसे अगर प्रश्न पूछा जाता है कि दुलाई वाली ये किस प्रकार के साहित्य रूप के अंतर्गत आती है, तो ये जो है कहानी के अंतर्गत आती है। इसके अलावा जैसे यहाँ पे दिया गया है चारु चंद्रलेख, ये किस प्रकार के साहित्य रूप के अंतर्गत आती है, तो ये जो है उपन्यास विधा के अंतर्गत आती है। तो ऐसे प्रश्न जो है कई बार पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रचनाकाल के आधार पर प्रसाद के नाटकों का सही अनुक्रम क्या है? तो नीचे जो है जयशंकर प्रसाद के कुछ प्रसिद्ध नाटकों के नाम दिए गए हैं, इनको सही तरीके से व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले प्रकाशित हुई थी राज्यश्री। तो राज्यश्री का समय माना गया है 1915। फिर प्रकाशित हुई थी अजातशत्रु, इसका समय माना गया है 1922। फिर प्रकाशित हुई थी चंद्रगुप्त, इसका समय माना गया है 1931। और फिर प्रकाशित हुई थी ध्रुव स्वामिनी, इसका समय माना गया है 1933। तो सबसे पहले राज्यश्री, फिर अजातशत्रु, फिर चंद्रगुप्त और फिर ध्रुव स्वामिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रचनाकाल की दृष्टि से आत्मकथाओं का सही अनुक्रम क्या है? तो नीचे जो है कुछ आत्मकथाओं के नाम दिए गए हैं, इनको सही रचनाकाल की दृष्टि से व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले प्रकाशित हुई थी मेरी जीवन यात्रा, इसका समय माना गया है 1956। फिर प्रकाशित हुई थी क्या भूलूं क्या याद करूं, इसका समय माना गया है 1969। फिर प्रकाशित हुई थी टुकड़े टुकड़े दास्तान, इसका समय माना गया है 1986। और फिर अर्धकथा, इसका समय माना गया है 1988। तो सबसे पहले मेरी जीवन यात्रा, फिर क्या भूलूं क्या याद करूं, फिर टुकड़े टुकड़े दास्तान और फिर अर्धकथा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रचनाकाल के आधार पर कृतियों का सही अनुक्रम क्या है? तो नीचे जो है कुछ कृतियों के नाम दिए गए हैं, इनको सही तरीके से जो है क्रम करना है। तो सबसे पहले भारत भारती, इसका समय माना गया है 1912। फिर प्रकाशित हुई थी रस कलश, इसका समय माना गया है 1931। फिर उर्वशी, इसका समय माना गया है 1953 से 1961 के मध्य इसकी रचना मानी जाती है उर्वशी। और फिर शंबुक, इसका समय माना गया है 1977। तो सबसे पहले प्रकाशित हुई थी भारत भारती, फिर रस कलश, फिर उर्वशी और फिर शंबुक। चलिए आगे बढ़ते हैं। रचनाकाल की दृष्टि से निराला की कृतियों का सही अनुक्रम क्या है? तो नीचे जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के कुछ महत्वपूर्ण कृतियों के नाम दिए गए हैं, इनको सही तरीके से रचनाकाल के आधार पर जो है व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले प्रकाशित हुई थी परिमल। तो परिमल का समय माना गया है 1929, 1929 इसका समय माना गया है। फिर प्रकाशित हुई थी तुलसीदास। तो तुलसीदास का समय माना गया है 1938। फिर नए पत्ते,
इसका समय माना गया है 1946। और फिर आराधना, इसका समय माना गया है 1953। तो सबसे पहले परिमल, फिर तुलसीदास, फिर नए पत्ते और फिर आराधना। नेक्स्ट क्वेश्चन, रचनाकाल के आधार पर उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है? तो नीचे जो है कुछ श्रेष्ठ उपन्यासों के नाम दिए गए हैं, इनको सही कालक्रमानुसार जो है व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले इस क्रम के अनुसार जो उपन्यास आता है वो है राग दरबारी। तो राग दरबारी का समय है 1968, इसका प्रकाशन समय है। फिर धरती धन न अपना, इसका प्रकाशन समय माना गया है 1972। फिर महाभोज, इसका समय माना गया है 1979। और फिर झिनी झिनी बीनी चदरिया, इसका समय माना गया है 1986। तो सबसे पहले राग दरबारी, फिर धरती धन न अपना, फिर महाभोज और फिर झिनी झिनी बीनी चदरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी भाषा के विकास का सही क्रम क्या है? ये अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपके हिंदी भाषा से जुड़ा ये प्रश्न है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो हिंदी भाषा के विकास का सही क्रम क्या है? तो सबसे पहले जो आता है वो है संस्कृत। संस्कृत के दो रूप हैं, जैसे कि लौकिक संस्कृत और वैदिक संस्कृत। तो लौकिक संस्कृत से फिर पाली भाषा का उदय हुआ, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर अवहट और फिर आज के जो आधुनिक आर्य भाषाएं हैं उसका विकास हुआ। तो सबसे पहले जो है वो है संस्कृत, फिर पाली, फिर प्राकृत और फिर अपभ्रंश। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पे आपको मिलान करना है सूची 1 को सूची 2 के साथ। सूची 1 में कवियों के नाम दिए गए हैं और सूची 2 में उनके काव्य संग्रहों के नाम। तो इनको जो है मिलान करना है। तो सबसे पहले हम विष पाई जन्म के, इसके लेखक कौन है? हम विष पाई जन्म के, तो इसके लेखक हैं बालकृष्ण शर्मा नवीन। फिर पथिक, तो पथिक के लेखक हैं राम नरेश त्रिपाठी। फिर हिम तरंगिणी, इसके लेखक हैं माखनलाल चतुर्वेदी। और फिर भैरवी, इसके लेखक हैं सोहनलाल द्विवेदी। तो सबसे पहले हम विष पाई जन्म के, इसके लेखक हैं बालकृष्ण शर्मा नवीन। फिर पथिक के लेखक हैं राम नरेश त्रिपाठी। फिर हिम तरंगिणी के लेखक हैं माखनलाल चतुर्वेदी। और फिर भैरवी, तो भैरवी के लेखक हैं सोहनलाल द्विवेदी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पहले सूची में साहित्यकारों के नाम दिए गए हैं और दूसरे सूची में संपादित पत्रिकाओं के नाम। तो कौन से साहित्यकार किस पत्रिका के अंतर्गत आते हैं ये बताना है। तो सबसे पहले कवि वचन सुधा, इसके संपादक कौन है? कवि वचन सुधा, तो इसके संपादक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। फिर पीयूष प्रभा, इसके लेखक कौन है? तो पीयूष प्रभा के संपादक हैं अंबिका दत्त व्यास। फिर आनंद कादम्बिनी, इसके संपादक कौन है? आनंद कादम्बिनी, तो इसके संपादक हैं बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। और फिर हिंदी प्रदीप, इसके संपादक हैं बालकृष्ण भट्ट। तो सबसे पहले कवि वचन सुधा के संपादक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। पीयूष प्रभा के लेखक हैं अंबिका दत्त व्यास। आनंद कादम्बिनी के संपादक हैं बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। और हिंदी प्रदीप के संपादक हैं बालकृष्ण भट्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पहले सूची में उपन्यासकारों के नाम दिए गए हैं और दूसरे सूची में उपन्यासों के नाम। तो कौन सा उपन्यास जो है किस उपन्यासकार के अंतर्गत आता है ये बताना है। तो सबसे पहले तमस, तो तमस उपन्यास के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं भीष्म सहानी। फिर राग दरबारी, तो राग दरबारी के लेखक हैं श्रीलाल शुक्ल। फिर कटरा बी आरजू, तो कटरा बी आरजू के लेखक हैं राही मासूम रजा। और फिर अलग अलग वैतरणी, इसके लेखक हैं शिव प्रसाद सिंह। तो सबसे पहले तमस भीष्म सहानी,
राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल, कटरा भी आजू राही मासूम रजा और अलग अलग बैतरणी, इसके लेखक हैं शिव प्रसाद सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे पहले सूची में आलोचना ग्रंथों के नाम दिए गए हैं और दूसरे सूची में आलोचकों के नाम, तो इनको जो है सही तरीके से सुमेलित करना है। तो सबसे पहले रस मीमांसा, इसके लेखक कौन है? रस मीमांसा, तो इसके लेखक हैं रामचंद्र शुक्ल। फिर नाथ संप्रदाय, इसके लेखक कौन है? नाथ संप्रदाय, तो इसके लेखक हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। फिर आस्था और सौंदर्य, इसके लेखक कौन है? ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो आस्था और सौंदर्य के लेखक हैं डॉक्टर रामविलास शर्मा। और फिर हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, इसके लेखक कौन है? हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, तो इसके लेखक हैं आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी। तो रस मीमांसा के लेखक हैं रामचंद्र शुक्ल, नाथ संप्रदाय के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, आस्था और सौंदर्य के लेखक हैं रामविलास शर्मा, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी के लेखक हैं नंद दुलारे वाजपेयी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पहले सूची में पात्रों के नाम दिए गए हैं और दूसरे सूची में उपन्यासों के नाम। तो कौन सा पात्र किस उपन्यास का भाग है ये बताना है। तो सबसे पहले आता है गोबर, बहुत ही प्रसिद्ध ये पात्र है, आपने अवश्य पढ़ा होगा गोबर। तो गोबर जो है ये गोदान उपन्यास का पात्र है। इसके अलावा जो है होरी, धनिया और भी बहुत सारे पात्र हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। भुवन पात्र किस उपन्यास के अंतर्गत आता है? तो भुवन जो है ये नदी के द्वीप उपन्यास का पात्र है। फिर महामाया ये बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास की पात्र है। और फिर कुमारगिरी, तो कुमारगिरी जो है ये चित्रलेखा, तो चित्रलेखा का पात्र है कुमारगिरी। यहाँ पे पहले सूची में पात्रों के नाम दिए गए हैं और दूसरे सूची में काव्यों के नाम। तो कौन सा पात्र जो है किस काव्य का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पात्र है ये बताना है। तो सबसे पहले आता है प्रियंबद। तो प्रियंबद जो है ये असाध्य वीणा, असाध्य वीणा का पात्र है। फिर कमला, तो कमला जो है ये प्रलय की छाया, प्रलय की छाया की पात्र है। फिर ओशिनरी ये जो है उर्वशी काव्य की पात्र है। और फिर नचिकेता ये जो है आत्मजयी, तो ये आत्मजयी का पात्र है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पहले सूची में सिद्धांतों के नाम दिए गए हैं और दूसरे सूची में विचारकों के नाम। तो कौन से विचारक किस सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं ये बताना है। तो सबसे पहले आते हैं क्रोचे। तो क्रोचे जो हैं ये अभिव्यंजनावाद के विचारक हैं। इसके बाद टी.एस. इलियट ये जो हैं आभिजात्यवाद के विचारक हैं, टी.एस. इलियट। फिर सात्र ये जो हैं अस्तित्ववाद के विचारक हैं। और फिर जाक देरिदा ये जो हैं विखंडनवाद के पात्र हैं। तो क्रोचे जो हैं ये अभिव्यंजनावाद, टी.एस. इलियट आभिजात्यवाद, सात्र जो हैं ये अस्तित्ववाद और जाक देरिदा जो हैं ये विखंडनवाद के विचारक हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पहले सूची में कहानीकारों के नाम हैं और दूसरे सूची में कहानियों के नाम। तो किसने किस कहानी की रचना की है ये बताना है। तो सबसे पहले आता है कहानी ठेस। तो ठेस के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं फणीश्वर नाथ रेणु। फिर दोपहर का भोजन, इसके लेखक कौन है? दोपहर का भोजन, तो इसके लेखक हैं अमरकांत। फिर वापसी, तो वापसी कहानी के लेखक हैं उषा प्रेमदा। और फिर पर्दा,
पर्दा कहानी के लेखक हैं यशपाल। तो ठेस के लेखक हैं रेणु। दोपहर का भोजन के लेखक हैं अमरकांत। वापसी के लेखक हैं उषा प्रेमवदा और पर्दा कहानी के लेखक हैं यशपाल। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पहले सूची में निबंधों के नाम दिए गए हैं और दूसरे सूची में निबंधकारों के नाम। तो कौन सा निबंध जो है किस लेखक के अंतर्गत आता है ये बताना है। तो सबसे पहले निबंध आता है मजदूरी और प्रेम। तो इसके लेखक हैं अध्यापक पुण्य सिंह। फिर कुटज। कुटज निबंध के लेखक हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। फिर मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, इसके लेखक हैं विद्यानिवास मिश्र। और फिर लोभ और प्रीति, इसके लेखक हैं रामचंद्र शुक्ल। तो मजदूरी और प्रेम के लेखक हैं अध्यापक पुण्य सिंह। कुटज के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, इसके लेखक हैं विद्यानिवास मिश्र। और लोभ और प्रीति के लेखक हैं रामचंद्र शुक्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे पहले सूची में कुछ प्रसिद्ध पंक्तियाँ हैं या उक्ति हैं और दूसरे सूची में लेखकों के नाम। तो किस कथन या किस उक्ति के लेखक कौन है ये बताना है। तो सबसे पहले उक्ति पढ़ते हैं। मैं उपन्यास को मानव चरित्र का चित्र समझता हूँ, ये कथन किसका है। तो मैं उपन्यास को मानव चरित्र का चित्र समझता हूँ, ये कथन किसका है। तो इसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। फिर अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है, ये बहुत ही प्रसिद्ध कथन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है, तो इसके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। फिर करुणा सेंत का सौदा नहीं है, ये किसका कथन है। तो करुणा सेंत का सौदा नहीं है, ये कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। और फिर मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है, ये कथन किसका है। तो मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है, ये कहा है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। पौमचर्यु किसकी रचना है। तो पौमचर्यु जो है ये किसकी रचना मानी जाती है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका स्वयंभू। गोस्वामी तुलसीदास की रचना कवितावली किस भाषा में लिखा गया है, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। तो गोस्वामी तुलसीदास की रचना कवितावली किस भाषा में लिखा गया है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ब्रज भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन। खड़ी बोली के लिए सुनीति कुमार चटर्जी ने किस शब्द का प्रयोग किया है। तो खड़ी बोली के लिए सुनीति कुमार चटर्जी ने किस शब्द का प्रयोग किया है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका जनपदीय हिंदुस्तानी। नेक्स्ट क्वेश्चन। सूफी प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा में आराध्य को प्रायतः क्या दिखाया गया है। तो सूफी प्रेमाख्यान काव्य परंपरा में आराध्य को प्रायतः क्या दिखाया गया है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका प्रेमिका के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन। छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा है। अत्यंत ही प्रसिद्ध कथन है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है, टीजीटी, पीजीटी, नेट, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका डॉक्टर नगेंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन। मिस्र बंधुओं में कौन नहीं है। तो मिस्र बंधुओं में किसका नाम नहीं आता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका कृष्ण बिहारी मिश्र। तो कृष्ण बिहारी मिश्र जो हैं ये मिस्र बंधुओं के अंतर्गत नहीं आते हैं। मिस्र बंधुओं के अंतर्गत आते हैं श्याम बिहारी मिश्र, गणेश बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। ये तीन महत्वपूर्ण मिस्र बंधु माने जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। रस गंगाधर के रचयिता कौन है। तो रस गंगाधर के रचयिता कौन है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका पंडित राज जगन्नाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन। तार सप्तक के कवि कौन नहीं है। तो तार सप्तक के अंतर्गत कौन से कवि नहीं आते हैं।
तो इसका सही उत्तर होगा आपका शमशेर बहादुर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवपालगंज किस उपन्यास से संबंधित है? तो शिवपालगंज जो है ये किस उपन्यास से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका राग दरबारी उपन्यास। तो राग दरबारी उपन्यास में एक गांव का नाम है जिसका नाम है शिवपालगंज। तो उसमें किस प्रकार से जो है अराजकता है, अन्याय अत्याचार होता है, सामाजिकता के तौर पर, आर्थिक तौर पर, इस प्रकार से जो है इसको दिखाया गया है राग दरबारी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। भरत मुनि के अनुसार काव्य में गुण कितने होते हैं? तो भरत मुनि के अनुसार काव्य में गुण कितने होते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका 10। तो टोटल जो है 10 गुण होते हैं काव्य में भरत मुनि के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी वर्णमाला में अम और अ क्या है? तो ये है अयोग वाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंधा युग नाट्य विधा किस प्रकार की मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका गीतिनाट्य। तो ये जो है अंधा युग ये गीतिनाट्य विधा के अंतर्गत आती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दो राह समय के रथ का धर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। उपयुक्त पंक्तियां कहाँ से उद्धृत की गई है, कहाँ से ली गई है? तो दो राह समय के रथ का धर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। ये कहाँ से लिया गया है या इसके लेखक कौन है? तो ये लिखा गया है रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देवरानी जेठानी की कहानी को हिंदी का प्रथम उपन्यास किसने माना है? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो देवरानी जेठानी की कहानी को हिंदी का प्रथम उपन्यास किसने माना है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका गोपाल राय। नेक्स्ट क्वेश्चन, समालोचनादर्श के शीर्षक से ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म का अनुवाद किसने किया था? बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो समालोचनादर्श के शीर्षक से ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म का अनुवाद किसने किया था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका जगन्नाथ दास रत्नाकर ने किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। शिखर से सागर तक जीवनी किसकी है? तो शिखर से सागर तक किसकी जीवनी है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका अज्ञेय। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे दो वाक्य दिए गए हैं, तो कौन सा वाक्य यहाँ पे सही है और कौन सा गलत है ये बताना है। तो सबसे पहले वाक्य पढ़ते हैं। हिंदी में भक्ति धारा का उदय बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया है। यह भारतीय साधना परंपरा का स्वतः स्फुट विकास है। तो इन दोनों में से कौन सा सही और कौन सा गलत है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ए और बी दोनों ही जो है वो आशंकित सही है, यानी सही और गलत, सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ए, विभावन व्यापार रस प्रक्रिया की सुदृढ़ भूमिका है। बी, विभाव ही रस का हेतु है। तो यहाँ पे कौन सा सही और कौन सा गलत है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है, परंतु आपका बी ऑप्शन यहाँ पे आशंकित सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए, छायावाद और रहस्यवाद में तात्विक भेद नहीं है। बी, छायावाद में अभिव्यक्ति की सूक्ष्मता और रहस्यवाद में अज्ञात के प्रति जिज्ञासा है। तो यहाँ पे कौन सा सही और गलत है? तो आपका ए ऑप्शन जो है यहाँ पे आशंकित सही है और आपका बी ऑप्शन यहाँ पे पूर्णतः सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए, नई कविता में निरूपित मनुष्य मात्र द्वंद्वग्रस्त है। बी, नई कविता मात्र व्यक्ति चेतना की कविता नहीं है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही और गलत है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ए ऑप्शन यहाँ पे जो है वो आशंकित सही है और आपका बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है, यानी नई कविता जो है ये मात्र व्यक्ति चेतना की कविता नहीं है, ये बिल्कुल सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इतिहास ग्रंथों का कालक्रमानुसार सही क्रम क्या है? तो नीचे जो है कुछ विशेष इतिहास ग्रंथों के नाम दिए गए हैं, तो इनका सही कालक्रम क्या है ये व्यवस्थित करके बताना है। तो सबसे पहले जो प्रकाशित हुई थी वो है इस्तेवार दला लिटरेचर एंदुई एंदुस्तानी, जो गारसा द तासी का इतिहास ग्रंथ है। इसके बाद प्रकाशित हुई थी शिव सिंह सरोज, फिर प्रकाशित हुई थी द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, और फिर प्रकाशित हुई थी मिस्र बंधु विनोद। तो सबसे पहले इस्तेवार दला लिटरेचर एंदुई एंदुस्तानी, फिर शिव सिंह सरोज, फिर द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, और फिर मिस्र बंधु विनोद। चलिए आगे बढ़ते हैं। नव जागरण कालीन सुधारवादी संस्थाओं की शुरुआत का सही क्रम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका, सबसे पहले शुरुआत हुई थी ब्रह्म समाज, फिर प्रार्थना समाज, फिर आर्य समाज, और फिर रामकृष्ण मिशन। तो ये सभी जो हैं ये नव जागरण कालीन सुधारवादी संस्थाएं हैं। तो इनका सही क्रम है सबसे पहले ब्रह्म समाज, फिर प्रार्थना समाज, फिर आर्य समाज, और फिर रामकृष्ण मिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, छायावादी काव्यधारा के प्रमुख स्तंभों का जन्म तिथि के आधार पर सही क्रम क्या है? तो नीचे जो है कुछ प्रमुख छायावादी काव्यधाराओं के प्रमुख स्तंभों का नाम दिया गया है, इनको सही जन्म तिथि के आधार पर जो है व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले आते हैं जयशंकर प्रसाद, इनका समय माना गया 1937। फिर आते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इनका समय है 1896 से 1961। फिर आते हैं सुमित्रा नंदन पंत, इनका समय है 1900 से 1977। और फिर आते हैं महादेवी वर्मा, इनका समय है 1907 से 1987। तो सबसे पहले जयशंकर प्रसाद, फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, फिर सुमित्रा नंदन पंत, और फिर महादेवी वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाशन की दृष्टि से निम्न काव्य कृतियों का सही क्रम क्या है? तो सबसे पहले प्रकाशित हुई थी युगवाणी, फिर कुकुरमुत्ता, फिर हरी घास पर क्षण भर, और फिर गीत फरोश। ये सभी जो हैं ये प्रगतिवाद के अंतर्गत आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। निराला के उपन्यासों का प्रकाशन की दृष्टि से सही अनुक्रम क्या है? तो नीचे जो है निराला के उपन्यासों के नाम दिए गए हैं, इनको सही तरीके से इनके प्रकाशन वर्ष के अनुसार जो है व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले प्रकाशित हुई थी अप्सरा, तो अप्सरा का समय है 1931। फिर प्रकाशित हुई थी अलका, तो अलका का समय है 1933। फिर प्रकाशित हुई थी निरुपमा, तो निरुपमा का समय है 1936। और फिर प्रकाशित हुई थी प्रभावती, तो प्रभावती का समय है 1936। तो सबसे पहले अप्सरा, फिर अलका, फिर निरुपमा, और फिर प्रभावती। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक हिंदी कविता के प्रमुख आंदोलनों का सही अनुक्रम क्या है? तो नीचे जो है कुछ आधुनिक हिंदी कविता के प्रमुख आंदोलन के नाम हैं, इनको सही तरीके से इनके समय के आधार पर इनको व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले जो आंदोलन आता है वो है प्रगतिवाद, फिर आता है प्रयोगवाद, फिर नई कविता, और फिर अकविता। तो सबसे पहले प्रगतिवाद, फिर प्रयोगवाद, फिर नई कविता, और फिर अकविता। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय काव्यशास्त्र के प्रमुख काव्य शास्त्रियों का सही क्रम क्या है? तो नीचे जो है कुछ प्रमुख भारतीय काव्यशास्त्र के काव्य शास्त्रियों के नाम हैं, तो इनको सही तरीके से जो है इनके जीवन काल के अनुसार जो है व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले आते हैं भरत मुनि, तो भरत मुनि का समय जो है सबसे पहले आता है। इसके बाद आनंदवर्धन, तो आनंदवर्धन का समय सबसे उसके बाद आता है।
फिर विश्वनाथ और फिर जगन्नाथ। तो सबसे पहले भरत मुनि, फिर आनंदवर्धन, फिर विश्वनाथ और फिर जगन्नाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाशन वर्ष के आधार पर उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है? तो नीचे जो है कुछ महत्वपूर्ण उपन्यासों के नाम हैं, इनको सही प्रकाशन वर्ष के अनुसार जो है व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले प्रकाशित हुई थी इस क्रम के अनुसार रुकेगी नहीं राधिका, तो इसका समय माना गया है 1967। फिर प्रकाशित हुई थी आपका बंटी, तो इसका समय माना गया है 1971। फिर प्रकाशित हुई थी चाक, तो चाक का समय माना गया है 1997। और फिर प्रकाशित हुई थी आवा, तो इसका समय माना गया है 1999। तो सबसे पहले रुकेगी नहीं राधिका, फिर आपका बंटी, फिर चाक और फिर आवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेमाख्यान काव्य परंपरा की प्रमुख रचनाओं का सही क्रम क्या है? तो नीचे जो है कुछ प्रेमाख्यान काव्य परंपरा के प्रमुख रचनाओं के नाम हैं, तो इनको सही तरीके से जो है अनुक्रम करना है। तो सबसे पहले प्रकाशित हुई थी चंदायन, तो चंदायन का समय है 1379 ईस्वी। फिर प्रकाशित हुई थी मृगावती, तो मृगावती का समय माना गया है 1503। फिर प्रकाशित हुई थी पद्मावत, तो पद्मावत का समय माना गया है 1540। और फिर प्रकाशित हुई थी मधुमालती, तो मधुमालती का समय है 1545, 1535। तो सबसे पहले चंदायन, फिर मृगावती, फिर पद्मावत और फिर मधुमालती। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको जो है मिलान करना है, सही सुमेलित करना है। पहले सूची में रचनाकारों के नाम हैं और दूसरे सूची में रचनाओं के नाम। तो कौन सा रचना जो है किस रचनाकार के अंतर्गत आता है ये बताना है। तो सबसे पहले आता है भूगोल हस्तामलक, तो भूगोल हस्तामलक के लेखक हैं राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। फिर फोर्ट विलियम कॉलेज, इसके लेखक कौन है? फोर्ट विलियम कॉलेज, तो इसके लेखक हैं लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय। फिर हिंदी नवरत्न, तो हिंदी नवरत्न के लेखक हैं मिश्र बंधु। और फिर भारतीय संस्कृति और हिंदी प्रदेश, तो भारतीय संस्कृति और हिंदी प्रदेश के लेखक हैं डॉक्टर रामविलास शर्मा। तो इनको आप नोट कर लीजिए, परीक्षा में पूछा जा सकता है। खास करके हिंदी नवरत्न ये कई बार पूछा गया है, तो इसके लेखक हैं मिश्र बंधु। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पहले सूची में रचनाओं के नाम है और दूसरे सूची में रचनाकारों के नाम, तो इनको जो है व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले आता है वर्ण रत्नाकर, तो वर्ण रत्नाकर के लेखक हैं ज्योतिरीश्वर ठाकुर। फिर आता है उक्ति व्यक्ति प्रकरण, इसके लेखक हैं दामोदर भट्ट। फिर आता है बिसलदेव रासो, तो बिसलदेव रासो के लेखक हैं नरपति नालह। और फिर राउल बेल, तो राउल बेल के लेखक हैं रोड़ा कवि। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पहले सूची में कवियों के नाम हैं और दूसरे सूची में कृतियों के नाम। तो कौन से कवि जो है किस कृति के अंतर्गत आते हैं ये बताना है। तो सबसे पहले आता है ग्राम्या, तो ग्राम्या के लेखक कौन है? ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो ग्राम्या के लेखक हैं सुमित्रा नंदन पंत। फिर इश्कलता, तो इश्कलता के लेखक हैं घनानंद। फिर कवि प्रिया, तो कवि प्रिया के लेखक हैं केशवदास। और फिर मृगावती, तो मृगावती के लेखक हैं कुतुम्बन। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पहले सूची में जो है कृतियों के नाम है और दूसरे सूची में कवियों के नाम। तो सबसे पहले आता है अनामिका, तो अनामिका के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं रघुवीर सहाय। फिर माया दर्पण, तो माया दर्पण के लेखक हैं श्रीकांत वर्मा। फिर परशुराम की प्रतीक्षा, तो परशुराम की प्रतीक्षा के लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर। और फिर फूल नहीं रंग बोलते हैं, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है आपके टीजीटी पीजीटी परीक्षा में, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो
फूल नहीं रंग बोलते हैं, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं केदारनाथ अग्रवाल। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पहले सूची में कवियों के नाम है और दूसरे सूची में कृतियों का नाम। तो सबसे पहले युगधारा। तो युगधारा के लेखक हैं नागार्जुन। इनको जो है हिंदी साहित्य में बाबा भी कहा जाता है, नागार्जुन को। फिर संशय की एक रात, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। तो संशय की एक रात के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं नरेश मेहता। और यहाँ पे किसके संशय की बात कही गई है? तो इसमें जो है राम के संशय की बात कही गई है इसमें। फिर सतपुड़ा के जंगल, इसके लेखक कौन है? सतपुड़ा के जंगल, तो इसके लेखक हैं भवानी प्रसाद मिश्र। और फिर अकाल में सारस, तो अकाल में सारस के लेखक हैं केदारनाथ सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे पहले सूची में कृतियों के नाम है और दूसरे सूची में लेखकों के नाम। तो कौन सी कृति जो है किस लेखक के अंतर्गत आती है? तो पहले साहित्यालोचन। तो साहित्यालोचन के लेखक हैं श्याम सुंदर दास। फिर रस मीमांसा, तो रस मीमांसा के लेखक हैं रामचंद्र शुक्ल। इसके अलावा रस सिद्धांत, इसको भी आप नोट कर लीजिए, रस सिद्धांत, तो इसके लेखक हैं डॉक्टर नगेंद्र। ये भी कई बार पूछा गया है। इसके बाद ठेले पर हिमालय। तो ठेले पर हिमालय के लेखक हैं धर्मवीर भारती। और फिर तमाल के झरोके से, तो इसके लेखक हैं विद्यानिवास मिश्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पहले सूची में कथाकारों के नाम है और दूसरे सूची में कृतियों के नाम। तो सबसे पहले समय सरगम, इसके लेखक कौन है? समय सरगम, तो इसके लेखक हैं कृष्णा सोबती। फिर विश्रामपुर का संत, इसके लेखक कौन है? विश्रामपुर का संत, तो इसके लेखक हैं श्रीलाल शुक्ल। फिर टोपी शुक्ला, तो टोपी शुक्ला के लेखक हैं राही मासूम रजा। और फिर इसके लेखक हैं कमलेश्वर। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मिलान करना है आपको सूची 1 को सूची 2 के साथ। तो सूची 1 में कहानीकारों के नाम है और सूची 2 में कहानियों के नाम। तो सबसे पहले कहानी पढ़ते हैं। बुद्धू का कांटा, तो बुद्धू का कांटा के लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। फिर 11 वर्ष का समय, इसके लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। फिर पर्दा, पर्दा कहानी के लेखक हैं यशपाल। और फिर दोपहर का भोजन, इसके लेखक हैं अमरकांत। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कहानीकारों के नाम हैं और यहाँ पे कहानियों के नाम। तो सबसे पहले कहानी है लंदन की एक रात। तो लंदन की एक रात के लेखक हैं निर्मल वर्मा। फिर हंसा जाई अकेला, तो हंसा जाई अकेला के लेखक हैं मार्कंडेय। फिर कसाई बाड़ा, तो कसाई बाड़ा के लेखक हैं शिवमूर्ति। और फिर कोसी का घटवार, तो कोसी का घटवार के लेखक हैं शेखर जोशी। ये आपके सिलेबस में भी होगा, कोसी का घटवार बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है। तो इसके लेखक हैं शेखर जोशी। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आज हमने कुछ और 100 महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर डिस्कस किए। और भी बहुत सारे प्रश्न उत्तर सॉल्व करना बाकी है और बहुत जल्द जो है हम इसको कंप्लीट कर देंगे। इसके बाद जो है हम आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल के जितने भी प्रश्न हैं हम उसको जो है पार्ट वाइज पढ़ेंगे। यानी पहले हम आदिकाल के सभी प्रश्न उत्तर डिस्कस करेंगे। आदिकाल को कंप्लीट करने के बाद हम भक्तिकाल पढ़ेंगे। भक्तिकाल को कंप्लीट करने के बाद हम रीतिकाल पढ़ेंगे। तो ऐसे करके जो है हम काल के अनुसार हम प्रश्न उत्तर डिस्कस करेंगे ताकि सुविधा हो आपके लिए पढ़ने के लिए। तो आज के लिए इतना ही।
आप लोगों को कैसा लगा क्लास, आप मुझे बता सकते हैं कमेंट करके। थैंक यू वेरी मच।